नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज से हम शुरुआत कर रहे हैं एम्स सेट प्रिपरेशन की और आज का हमारा पहला सेशन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। आज से जो भी क्वेश्चंस बैंक आपके सामने हैं, इनमें से अपन डेली क्वेश्चंस सॉल्व करते रहेंगे और अभी तक जो यहाँ पे क्वेश्चंस निकाले गए हमारे द्वारा वो करीबन 250 पेज हो चुके हैं। तो हम सिस्टमेटिक भी आगे देखेंगे। फिलहाल पहले हम कुछ रिमिक्स क्वेश्चंस है वो हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद सिस्टमेटिक तरीके से क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे। तो अभी आज जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलेंगे, इसलिए आपको सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद जरूर कर लेना है। तो ये क्वेश्चन बैंक है हमारा और इस क्वेश्चन बैंक में करीबन 1200 से 1300 क्वेश्चंस हो चुके हैं और अभी भी इसका काम चल रहा है। तो इसमें अभी भी और भी क्वेश्चंस ऐड होते रहेंगे। तो जैसे जैसे वो क्वेश्चंस ऐड होते रहेंगे वैसे वैसे अपन इसको आगे से शुरुआत कर लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस धमाकेदार सेशन की और फटाफट से कुछ क्वेश्चंस यानी कि हो सकता है 18 से 20 क्वेश्चंस आज के इस सेशन में आपको मिल जाए। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, इन विच पोजिशन वुड द नर्स प्लेस ए क्लाइंट रिकवरिंग फ्रॉम a right modified radical mastectomy who is admitted from the post anesthesia unit। और ये अभी रिसेंटली शायद पूछा भी गया था और प्रीवियस एम्स नॉर्सेट के एग्जाम में पूछा भी गया था। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। एक पेशेंट है जिसकी राइट मॉडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी हुई है और उस पेशेंट को पोस्ट एनेस्थेसिया यूनिट में एडमिट कर रखा है। तो आपको यहाँ पे सिंपल सा ये पूछा गया है कि एज नर्सिंग ऑफिसर आप इस पेशेंट को कौन सी पोजीशन देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है वापस से नेक्स्ट नॉर्सेट में आपको पूछ लिया जाए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस, पहला ऑप्शन है हाई फॉलोअर पोजीशन विद द अफेक्टेड साइड आर्म रेस्टिंग ऑन द बेड। नेक्स्ट सेमी फॉलोअर पोजीशन विद द अफेक्टेड साइड आर्म ऑन सेवरल पिलोज। नेक्स्ट supine with affected side arm on several pillows। नेक्स्ट supine with affected side arms resting on the bed। तो यहाँ पे देखिए जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड, सेमी फॉलोअर पोजीशन विथ अफेक्टेड साइड आर्म्स ऑन सेवरल पिलोज। तो देखिए यहाँ पे रेशनल में देखते हैं, जैसे ही मास्टेक्टमी की सर्जरी हुई उसके बाद में उसको पोस्ट एनेस्थेसिया यूनिट में एडमिट किया गया। तो उस दौरान आपको एज ए नर्सिंग ऑफिसर सेमी फॉलोअर पोजीशन देना ही देना है। साथ ही साथ जो अफेक्टेड साइड आर्म है उसको कुछ पिलोज लगा के उसको एलिवेट करके रखना है। इससे होगा क्या, ये जो एलिवेट कर रहे हैं आप हैंड्स को, जिस साइड जो अफेक्टेड साइड है उस साइड से जो आप हैंड को एलिवेट कर रहे हैं, इससे क्या होगा, प्रमोट ड्रेनेज एंड प्रिवेंट विनस एंड लिम्फेटिक पुलिंग। तो जो विनस पुलिंग है और लिम्फेटिक पुलिंग है वो नहीं होगी, साथ ही साथ ड्रेनेज जो है वो प्रॉपर होता रहेगा। इसलिए ये पोजीशन उस पेशेंट को आपको देनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, to detect complications as early as possible in the child with meningitis who is receiving IV fluid, monitoring for which condition should be the nurse priority। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बच्चा है जिसको मेनिंजाइटिस हो रखा है और इस बच्चे को IV फ्लूइड दिया जा रहा है। अब यहाँ पे इस बच्चे को मेनिंजाइटिस हो रखा है, IV फ्लूइड दिया जा रहा है और एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप इसको केयर दे रहे हैं, यानी कि इस बच्चे को आप मॉनिटर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे सिंपल सा ये पूछा गया है कि इस बच्चे को कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। देखो इसको क्या हो रखा है, मेनिंजाइटिस हो रखा है, IV फ्लूइड इसको दिया जा रहा है, मतलब इसका कॉम्प्लिकेशन उसको हो सकता है। तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप कौन सी यहाँ पे एज नर्सिंग प्रायोरिटी यानी क्या आप मॉनिटर यहाँ पे करना चाहेंगे, तो आपको क्या मॉनिटर करना है वो आपको बताना है। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है सेरेब्रल एडिमा, नेक्स्ट रीनल फेल्योर, नेक्स्ट लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर, नेक्स्ट कार्डियोजेनिक शॉक। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, सेरेब्रल एडिमा। जो सेरेब्रल एडिमा है ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, इसलिए ये आपको मॉनिटर करते रहना है। चलिए यहाँ पे रेशनल में इसको और समझ लेते हैं। The child with meningitis is already at risk, increased risk for cerebral edema and increased intracranial pressure due to inflammation of the meningeal membranes। देखिए यहाँ पे जो मेनिंजाइटिस का कंडीशन है उसमें होता क्या है, मेनिंजाइटिस में जो मेनिंजियल मेम्ब्रेन्स होती है उनमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो इन्फ्लामेशन जब होगा तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, एक तो जो ICP है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर है, उसके बढ़ने के रिस्क ऑलरेडी रहेंगे, साथ साथ सेरेब्रल एडिमा के रिस्क भी ऑलरेडी रहेंगे। तो यानी ये कंडीशंस होने के तो इसको पहले से ही रिस्क है बीमारी की वजह से, और इसको साथ में IV फ्लूइड भी दिया जा रहा है। IV फ्लूइड दिया जा रहा है तो इसको और ज़्यादा चांसेस यानी और ज़्यादा रिस्क हो जाएंगे सेरेब्रल एडिमा या फिर इंक्रीज ICP
होने के। तो यहाँ पे एज ए नर्सिंग ऑफिसर जो प्रायोरिटी आपकी रहेगी मॉनिटर करने की वो क्या रहेगी, सेरेब्रल एडिमा को आपको मॉनिटर करते रहना है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा इसमें, Therefore, the nurse should carefully monitor fluid intake and output to avoid fluid volume overload. IO यानी intake and output जो है फ्लूइड का वो आपको मॉनिटर करते रहना है, ताकि जो भी फ्लूइड ओवरलोड है उसका आपको पहले से पता चल जाए, और अगर पता चलेगा तो आप आईवी फ्लूइड जो चल रहा है उसको आप स्टॉप कर देंगे। तो अवॉइड करने के लिए, फ्लूइड वॉल्यूम ओवरलोड को अवॉइड करने के लिए आपको क्या मॉनिटर करते रहना है, इनटेक आउटपुट। चलिए नेक्स्ट देखिए, रेनल फेल्योर एंड कार्डियोजेनिक शॉक आर नॉट कॉम्प्लिकेशंस। आईवी थेरेपी की ये कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कार्डियोजेनिक शॉक, रेनल फेल्योर। द चाइल्ड विथ ए हेल्दी हार्ट वुड नॉट बी एक्सपेक्टेड टू डेवलप लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर। यहाँ पे मतलब बच्चे की कोई हार्ट की तो कंडीशन दे ही नहीं रखी है, तो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर होने के तो यहाँ पे बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, मतलब बच्चा बिल्कुल नॉर्मली है हार्ट से। तो जो इसको दिक्कत है वो कौन सी, मेनिंजाइटिस की। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपको इनटेक आउटपुट चेक करना है, सेरेब्रल एडिमा कॉम्प्लिकेशन चेक करना है, मॉनिटर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट एडमिटेड फॉर ए herniated intervertebral lumbar disc who is complaining about stabbing pain radiating to the lower back and right buttocks. The nurse determine that the client's sign and symptoms are most likely due to which condition. देखिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में सिंपल सा आपको ये बताया गया है कि एक पेशेंट है जिसके आप केयर कर रहे हैं, और पेशेंट जो है वो किसका है, हर्निएटेड इंटरवर्टिब्रल लंबर डिस्क उसको हो रखा है, ये कंडीशन उसको हो रखी है। पेशेंट आपको कंप्लेन करता है स्टेबिंग पेन जो है वो रेडिएट हो रहा है किधर, लोअर बैक साइड में और राइट बटक्स में। तो इस प्रकार से मतलब जो पेन की कंडीशन है, जो कंप्लेन है पेशेंट ने वो बताई है, वो क्या बताई है कि जो पेन हो रहा है वो रेडिएट हो रहा है लोअर बैक एंड राइट बटक्स के अंदर। अब यहाँ पे देखिए, नर्स को जब इसने बताया ये जो साइन सिम्टम्स जो बताए गए हैं पेशेंट के द्वारा, कंप्लेन जो की गई है, अब नर्स को बताना है कि इस पेशेंट को क्या कंडीशन, मतलब क्या इसको डेवलप हो रखा है, कौन सी कंडीशन इस पेशेंट को हो रखी है, ये आपको सिंपल सा बताना है। चलिए यहाँ पे पहला ऑप्शन देखिएगा, pressure on the spinal cord, next pressure on the spinal nerve root, next muscle spasm in the area of the herniated disc, next excessive cerebrospinal fluid production in the area। यहाँ पे जो आपका सही जवाब रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन थर्ड, मसल स्पाज्म इन द एरिया ऑफ द herniated डिस्क। जो herniated डिस्क है वहाँ की मसल्स में क्या हुआ है, स्पाज्म हुआ है, जिसकी वजह से पेन जो है वो रेडिएट हो रहा है। तो मतलब पेशेंट ने जैसे ही कंप्लेन की आप तुरंत समझ जाएंगे कि पेशेंट को हर्निएटेड डिस्क तो है, लेकिन हुआ क्या है, मसल्स स्पाज्म हुआ है, कौन से एरिया में, जहाँ पे हर्निएटेड हो रखा है। तो ये आपको कंडीशन बतानी है। चलिए इसको रेशनल में और देख लेते हैं। कंप्रेशन ऑफ नर्व रिजल्ट्स इन इन्फ्लामेशन ऑफ विच देन इरिटेड एडजेसेंट मसल्स putting them into spasm. The pain of muscle spasm is continuous, knife-like and localized in the affected area. Pressure, वैसे इसको समझते हैं पहले। देखिए अगर herniated disc हो रखा है तो वहाँ पे मसल स्पाज्म होगा, और मसल स्पाज्म की वजह से जो पेन होगा वो कंटिन्यूस मतलब लगातार होता रहेगा, और वो रेडिएट भी होता रहेगा। और जो पेन होगा वो कैसा होगा, स्टेबिंग या फिर नाइफ लाइक, यानी कि बहुत ही नुकीला कह सकते हैं आप। नाइफ लाइक का मतलब नुकीला, बिल्कुल चुभने वाला पेन होगा ना। स्टेबिंग या फिर नाइफ लाइक पेन जो है वो होगा, और वो अफेक्टेड एरिया में तो होगा ही होगा, साथ ही साथ वो रेडिएट भी होगा। नेक्स्ट देखिए, प्रेशर ऑन द स्पाइनल कॉर्ड इटसेल्फ कुड रिजल्ट ए वेराइटी ऑफ मैनिफेस्टेशंस डिपेंडिंग ऑन द एरिया इन्वॉल्व्ड। यानी यहाँ पे एक पहला जो ऑप्शन है स्पाइनल कॉर्ड का प्रेशर, तो यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड में जो प्रेशर होगा वो तो यहाँ पे ऑलरेडी मैनिफेस्टेशन है वेराइटी का, जिस जगह पे वो बस डिपेंड करेगा कि हर्निएटेड डिस्क कहाँ पे है, तो वहाँ पे प्रेशर तो ऑलरेडी रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रेशर ऑन द स्पाइनल नर्व रूट कॉजेज ए सिम्टम ऑफ साइटिका। तो यहाँ पे ये जो सिम्टम्स बताए हैं पेशेंट ने वो किसी भी प्रकार से स्पाइनल नर्व रूट के प्रेशर का नहीं है। तो अगर स्पाइनल नर्व रूट में प्रेशर होता है तो उसकी वजह से कौन सा सिम्टम्स आएंगे, साइटिका के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो थर्ड है मसल स्पाज्म वो आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी हर्निएटेड लंबर का ही है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। द नर्स हैज प्रेस्क्रिप्शन टू प्लेस ए क्लाइंट विद ए herniated lumbar intervertebral disc on bed rest in Williams position to minimizing the pain. The nurse should put a bed
इन व्हाट पोजीशन। तो यहाँ पे सिंपल सा देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हर्निएटेड लंबर इंटरवर्टिब्रल डिस्क का पेशेंट है और वो बेड रेस्ट कर रहा है। बेड रेस्ट जब आप उस पेशेंट को दे रहे हैं तो आपको कौन सी पोजीशन देनी है? विलियम्स पोजीशन, यानी कि पेशेंट ने पोजीशन जो ले रखी है वो कौन सी ले रखी है? विलियम्स पोजीशन। इस पोजीशन से पेशेंट को क्या हो रहा है? पेन में रिलीफ मिल रहा है, यानी कि मिनिमाइज हो रहा है पेन। तो ये जो पोजीशन है विलियम्स पोजीशन, इस पोजीशन के बारे में आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर क्या जानते हैं? मतलब विलियम्स पोजीशन पेशेंट ने ले रखी है तो आप बताइएगा ये जो विलियम्स पोजीशन है वो किस प्रकार की पोजीशन है। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है फ्लैट विथ नीज राइज्ड, नेक्स्ट है इन हाई फॉलोअर पोजीशन विद द फुट ऑफ द बेड फ्लैट, नेक्स्ट है इन सेमी फॉलोअर पोजीशन विथ फुट ऑफ बेड फ्लैट, नेक्स्ट है इन सेमी फॉलोअर पोजीशन विद द नीज स्लाइटली फ्लेक्स्ड। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। जो विलियम्स पोजीशन होती है उसी का दूसरा नाम है, या फिर यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो सेमी फॉलोअर पोजीशन है विथ नीज स्लाइटली फ्लेक्स्ड, इसी को विलियम्स पोजीशन कहते हैं। तो सेमी फॉलोअर पोजीशन होगी और नीज जो है वो स्लाइटली क्या होंगे? फ्लेक्स्ड होंगे। ये पोजीशन आपकी कहलाएगी विलियम्स पोजीशन। और ये हर्निएटेड लंबर वर्टिब्रल डिस्क वाले जो भी पेशेंट्स होते हैं उनको पेन को मिनिमाइज करने के लिए ये पोजीशन दी जाती है। चलिए इसी का रेशनल यहाँ पे लिखा हुआ है। Clients with low back pain often the more comfortable when placed in a Williams position. The bed is placed in semi-forward position with the knee gets raised slightly to flex the knees. वही बात है, मतलब सारी जो विलियम्स पोजीशन है वो क्यों दी गई है? ताकि जो बैक पेन है उसको मिनिमाइज किया जा सके। और विलियम्स पोजीशन होती कौन सी है वो अपन ने यहाँ पे बात कर ही ली है। आगे है दिस relaxes the muscles and lower back and relieve pressure on the spinal nerve root। ये जो पोजीशन है ये क्या करेगी? जो लोअर बैक पेन हो रहा है उसको रिलीव करेगी। उसको रिलीव कैसे करेगी? जो स्पाइनल नर्व रूट पे प्रेशर लग रहा था वो रिलीव हो जाएगा, और वो अगर रिलीव होगा तो मसल्स रिलैक्स होगी और लोअर बैक पेन जो हो रहा था वो मिनिमाइज हो जाएगा। नेक्स्ट द रिमेनिंग पोजीशंस विल नॉट, बाकी की जो पोजीशंस है उनका कोई इससे लेना देना नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज हैज़ ट्रांसपोर्टेड ए क्लाइंट विथ सीवियर चेस्ट पेन। देखिए एक पेशेंट है जो कि इमरजेंसी मेडिकल सर्विस के लिए आया है और पेशेंट जो है उसको क्या हो रखा है? सीवियर चेस्ट पेन। भाई बहुत खतरनाक वाला चेस्ट पेन हो रखा है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या पूछा गया है। एज द क्लाइंट इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू इमरजेंसी स्ट्रेचर, पेशेंट को ट्रांसफर भी किस पे किया गया है? इमरजेंसी स्ट्रेचर के ऊपर। यू नोट अनरेस्पॉन्सिवनेस, एज नर्सिंग ऑफिसर आप वहाँ पे हैं और उसको आप ले जा रहे हैं और आपने नोट किया है अनरेस्पॉन्सिवनेस, यानी पेशेंट जो है वो क्या है? अनरेस्पॉन्सिव है, रिस्पॉन्स बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग, और पेशेंट जो है वो ब्रीदिंग भी नहीं कर रहा है, यानी कि सांस लेने में भी सांस बिल्कुल भी नहीं ले रहा है, लेने में दिक्कत नहीं है, मतलब उसको सांस चल ही नहीं रही है, मतलब कंप्लीटली उसकी स्टॉप हो रखी है, आपने ये नोट किया है। एंड अनपाल्पेबल पल्स, पल्स आपने चेक की तो वो भी फील नहीं हो रही है, वो भी अनपाल्पेबल है। तो ये कंडीशन आपने एज ए नर्सिंग ऑफिसर क्या कर ली? नोट कर ली। अब देखिए आगे क्या पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज अप्रोप्रिएट टू डेलीगेट टू द नर्सिंग असिस्टेंट या फिर नर्सिंग ऑफिसर। तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपने ये सब कुछ देखा उस पेशेंट में, आप इमरजेंसी स्ट्रेचर पे लेके भी जा रहे हैं, ट्रांसफर भी कर रहे हैं, तो बताइए यहाँ पे एज ए नर्सिंग प्रायोरिटी, एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी? तो देखिए आपने जो पेशेंट के अंदर देखा है, मतलब पेशेंट जाने वाला है और ऑब्वियसली जाने वाला होता है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ करके उसको बचाना भी होता है और वही के काम होता है, वो है आपका सीपीआर। तो देखिए पहला ऑप्शन असिस्टेंट विथ द इंट्यूबेशन, नेक्स्ट है प्लेसिंग द डिफिब्रिलेटर पैड, नेक्स्ट है डूइंग चेस्ट कंप्रेशन, नेक्स्ट है इनिशिएटिंग बैग वाल मास्क वेंटिलेशन। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा ना वो होगा ऑप्शन सी, डूइंग चेस्ट कंप्रेशन। मैंने अभी भी क्या कहा आपको? सीपीआर, सीपीआर पेशेंट को देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव है, ब्रीदिंग बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा है और पल्स जो है वो भी अनपाल्पेबल है, पल्स भी उसकी नहीं चल रही है, ना ही ब्रीदिंग चल रही है और वो बिल्कुल अनकॉन्शियस है। बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जैसे पेशेंट मरा पड़ा हो, उस प्रकार का पेशेंट आपके सामने आया हुआ है इमरजेंसी में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट कर देना है। और हमने एक लेक्चर बना रखा है सीपीआर का, बहुत ही बेस्ट लेक्चर है, अगर वो आपने नहीं देखा है तो वो आप देख लीजिएगा, हमारे चैनल पे आपको वो वीडियो मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? डूइंग चेस्ट कंप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्लाइंट अराइव्स इन द इमरजेंसी यूनिट
and reports that a concentrated household cleaner was splashed in the both eyes. Which of the following nursing action is a priority? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इमरजेंसी यूनिट में एक पेशेंट आया और वो पेशेंट जो आया है वो रिपोर्ट कर रहा है कि जो क्लीनर है, हाउस होल्ड जो क्लीनर होता है, वो उसकी दोनों आंखों में क्या हो चुका है, गिर चुका है। उसकी दोनों आंखों में अगर जो हाउस होल्ड क्लीनर है वो गिर चुका है और वो आपके पास में इमरजेंसी यूनिट में आके आपको कहता है, तो आपको एज ए नर्सिंग ऑफिसर क्या काम करना चाहिए, वो आपको यहाँ पे पूछा गया है। क्या आपका नर्सिंग एक्शन रहेगा और प्रायोरिटी वाला आपको यहाँ पे बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है एग्जामिन द क्लाइंट्स विजुअल एक्यूटी, नेक्स्ट पैच द आई, नेक्स्ट यूज रिस्टेसिस यानी एलर्जन ड्रॉप्स इन द आई, नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन देखिएगा फ्लश द क्लाइंट रिपीटेडली यूजिंग स्टेराइल नॉर्मल सेलाइन। तो देखिए यहाँ पे जो आपके तीन ऑप्शन है ना, ये तो तीनों ही आपको नहीं करने। विजुअल एक्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं है, पैच लगाने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई एलर्जन जो ड्रॉप्स है वो आपको डालने की ज़रूरत है। अगर ऐसा कोई केस आता है इमरजेंसी यूनिट में कि हाउस होल्ड क्लीनर है या फिर कुछ भी उसके आंखों में गिर गया है, तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपका जो पहला काम रहेगा वो रहेगा उसकी आंखों को फ्लश करना है, यानी कि फ्लश द आई रिपीटेडली यूजिंग स्टेराइल नॉर्मल सेलाइन, एनएस जो आता है उससे आपको बारी बारी से आईज को फ्लश करते रहना है। ठीक है, तो ये आपका प्रायोरिटी एक्शन रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए क्लाइंट हैज़ बीन प्रेस्क्राइब्ड साइक्लोबेंजाप्रिन फॉर ए ट्रीटमेंट ऑफ पेनफुल मसल स्पाज्म accompanying a herniated intervertebral disc. The nurse should withhold the medication and question that prescription if the client has a concurrent prescription for which medication. देखिए एक पेशेंट है जिसको इंटरवर्टिब्रल जो डिस्क है वो हो रखा है, हर्निएटेड है और उसके पेनफुल जो मसल स्पाज्म है वो आनी ही आनी है। तो उसको ट्रीट करने के लिए जो डॉक्टर साहब है उन्होंने साइक्लोबेंजाप्रिन दिया है। अब यहाँ पे आगे क्या पूछा गया, नर्स जो है वो विथ होल्ड में कौन सी वो मेडिकेशन है जिसको विथ होल्ड करेगी और जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा है डॉक्टर साहब ने उस ड्रग के बारे में वो क्वेश्चन करेगी। तो ये आपको यहाँ पे सिंपल सा पूछा गया है कि कौन सी वो ड्रग है जो अगर दे दी जाए पेशेंट को तो उसके बारे में वो डॉक्टर साहब से क्वेश्चन करेगी और उसको विथ होल्ड करेगी। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, आइबुप्रोफेन, फ्रोसेमाइड, वेल्प्रोइक एसिड। ये तीनों ही इनको विथ होल्ड करने की जरूरत नहीं है। अगर इस पेशेंट को ट्रेनिल साइक्लोप्रोमाइन दी जाती है तो एज नर्सिंग ऑफिसर आपको वहाँ पे क्वेश्चन कर लेना है। पेशेंट का भी आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि पेशेंट कोई दूसरा है और आप ये डॉक्टर साहब ने ये दी है तो आप क्वेश्चन करेंगे, नहीं। पेशेंट अगर हर्निएटेड इंटरवर्टिब्रल डिस्क का है और इसको ये ट्रीटमेंट पहले से दिया गया है और आगे इसको बारी बारी मतलब प्रेस्क्रिप्शन दोबारा से लिखा गया है और ये अगर दवाई दी जाती है तो आपको विथ होल्ड करना है मेडिकेशंस को और डॉक्टर साहब को इसके बारे में क्वेश्चन करना है, पूछना है। चलिए क्यों पूछते हैं ये भी तो अपन जान लेते हैं कि पूछना क्यों है। देखिए द क्लाइंट शुड नॉट रिसीव साइक्लोबेंजाप्रिन इफ द क्लाइंट इज टेकिंग मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर सच एज ट्रेनिसाइक्लोप्रोमाइन एंड फेनालिजिन विद इन ए लास्ट 14 days। देखिए यहाँ पे अगर पेशेंट ने साइक्लोबेंजाप्रिन रिसीव नहीं की है और पेशेंट जो है इफ़ द क्लाइंट टेकन मतलब पेशेंट ने साइक्लोबेंजाप्रिन तो यूज़ नहीं की लेकिन अगर वो MOAI यानी मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स जो ड्रग्स है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ड्रग्स अगर विद इन पिछले 14 दिनों में इसने यूज़ की है तो यहाँ पे जो ड्रग दी गई है साइक्लोबेंजाप्रिन, तो यहाँ पे इस ड्रग को क्या कर देना है, विथ होल्ड कर देना है और जो पेशेंट को जो न्यूली ड्रग लिखी गई है उसके बारे में क्वेश्चन आप करना है, मतलब किससे करना है, डॉक्टर साहब से, कि ये क्यों दी जा रही है। आगे देखिए अदरवाइज द पेशेंट कुड एक्सपीरियंस हाइपरटेंसिव क्राइसिस, सीजर एंड पॉसिबली डेथ। द मेडिकेशन इन रिमेनिंग ऑप्शंस आर नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड। तो जो MOAIs है उनका साइड इफेक्ट आप सभी को पता ही है क्या होता है, बहुत ही खतरनाक वाले साइड इफेक्ट्स होते हैं जिनमें एक है हाइपरटेंसिव क्राइसिस। इससे भी बहुत बार क्वेश्चंस पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे इस ड्रग की वजह से क्या हो सकता है, हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो सकता है, पेशेंट को सीजर्स भी आ सकते हैं और पेशेंट की इवन डेथ भी हो सकती है। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन करना ज़रूरी है कि ये जो ट्रेंसाइक्लोप्रोमाइन दी जा रही है तो ये
बहुत ही खतरनाक ड्रग है, इसलिए इसके लिए आपको क्या करना है, डॉक्टर साहब से क्वेश्चन करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, द नर्स इज कैरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ इंक्रीज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर एज ए रिजल्ट ऑफ ए हेड इंजरी। द नर्स वुड नॉट विच स्टैंड इन वाइटल साइंस इफ द इंट्राक्रैनियल प्रेशर इज राइजिंग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक पेशेंट है जिसको हेड इंजरी हुई है और उस पेशेंट में इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ने के रिस्क भी है, मतलब चांसेस भी है। तो यहाँ पे सिंपल से ये पूछा गया है कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर अगर बढ़ता है तो इसके रिगार्डिंग आप क्या करेंगे, वाइटल साइंस चेक करेंगे। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि किस ट्रेंड में वाइटल साइन आप चेक करेंगे, किस ट्रेंड में, पहले क्या करेंगे उसके बाद क्या करेंगे। तो आपको ट्रेंड बताना है कि किस प्रकार से आप पहले वाइटल साइन कौन सा चेक करेंगे, उसके बाद कौन सा वाइटल साइन चेक करेंगे, वो आपको यहाँ पे सिंपल सा पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए जो सही जवाब होगा, पहले ऑप्शंस देखते हैं। इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीजिंग पल्स, इंक्रीजिंग रेस्पिरेशन, डिक्रीज पल्स ब्लड प्रेशर। तो यानी कि जो ऑप्शंस है वो तो सारे सिमिलर है, बस आगे पीछे कर रखे हैं। तो जो ट्रेंड जो रहेगा ना वाइटल साइन चेक करने का, वो रहेगा आपका ऑप्शन सेकंड। सबसे पहले इंक्रीजिंग टेम्परेचर, उसके बाद डिक्रीजिंग पल्स, उसके बाद डिक्रीजिंग रेस्पिरेशन, उसके बाद इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर। यानी कि अगर हेड इंजरी होती है और आईसीपी बढ़ता है तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, पल्स जो है वो घटेगी, उसके बाद रेस्पिरेशन है वो भी डिक्रीज मिलेगा, और जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा हुआ होगा। तो ये जो वाइटल साइंस है, इस ट्रेंड में आपको क्या करना है, नोट करना है और असेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सेकंड जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। बाकी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, वही चीज़ें हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा। ट्रेंड्स जो है वो आपका ये रहेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे A change in vital signs may be a late sign of increased intracranial pressure। वैसे जो आईसीपी के लेट साइन है उनमें आता है आपका वाइटल साइन। तो अपने को जो ट्रेंड है वो पूछा गया है, तो वो आपको बता देना है। ऑप्शन सेकंड जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ए क्लाइंट रिकवरिंग फ्रॉम ए हेड इंजरी is participating in care. The nurse determined that the client understands measure to prevent elevations in intracranial pressure if the nurse observes the client doing which activity। देखिए यहाँ पे एक पेशेंट है हेड इंजरी का और वो रिकवर हो रहा है, उसको आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर केयर दे रहे हैं। नर्स ने क्या किया है, डिटरमाइन किया है, क्लाइंट अंडरस्टैंड दैट मेजर टू प्रिवेंट एलिवेशन इन आईसीपी, इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है उसके एलिवेशन को प्रिवेंट करना है। एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपको क्या करना है, जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ सकता है उसको आपको क्या करना है, प्रिवेंट करना है। तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर आप कौन सी एक्टिविटी जो है वो पेशेंट से आप करवाना चाहेंगे या फिर ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है ब्लोविंग द नोज, नेक्स्ट आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, नेक्स्ट कफिंग वाइग्रोसली, नेक्स्ट एक्सेलिंग ड्यूरिंग रिपोजिशन। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, एक्सेलिंग ड्यूरिंग रीपोजिशनिंग। तो रीपोजिशनिंग जो है वो एक्सेलिंग के दौरान होना चाहिए, ये आप ऑब्जर्व करेंगे, ये एक्टिविटी नहीं कर रहा है तो पेशेंट को आप बताएंगे। देखिए यहाँ पे एक्टिविटीज दैट इंक्रीज इंट्रा thoracic and intra-abdominal pressure causes an indirect elevation of intracranial pressure। जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर है उसके बढ़ने की वजह से इनडायरेक्टली क्या हो सकता है, इंट्राथोरेसिक और इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ सकता है। Some of these activities include isometric exercise, Valsalva maneuver, cuffing, sneezing and blowing of the nose। तो इनकी वजह से क्या हो सकता है, ये इंट्राथोरेसिक और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ सकता है, उसकी वजह से क्या हो सकता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर भी बढ़ सकता है। एक्सेलिंग ड्यूरिंग एक्टिविटीज सच एज रीपोजिशनिंग और पुलिंग अप इन द बेड ओपन द ग्लोटिस विच प्रिवेंट इंट्राथोरेसिक प्रेशर फ्रॉम राइजिंग। तो जो आईसीपी है उसको अगर बढ़ने से रोकना है तो कौन सी एक्टिविटी सही रहेगी, वहीं आपको पूछ गई है। एक्सेलिंग ड्यूरिंग रिपोजिशनिंग, ये आपको सही जवाब करना है। तो इससे तो क्या है, जो इंट्राथोरेसिक प्रेशर है वो भी प्रिवेंट होता है। बाकी जो स्नीजिंग है, कफिंग है, वाल्सलोव मैन्यूवर है या फिर आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज वगैरह है, ब्लोविंग द नोज है, तो इनसे तो क्या है, जो इंट्राथोरेसिक और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है वो बढ़ेगा, और वो बढ़ेगा तो इनडायरेक्टली इंट्राक्रैनियल प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नर्स जो है वो एक 83 ईयर यानी कि 83 साल के एक पेशेंट को क्या कर रही है, कैरी कर रही है, और पेशेंट है बेड रिडन। आगे देखिए, क्लाइंट एक्सपीरियंसिंग फिकल इनकॉन्टिनेंस, और पेशेंट जो है उसको फिकल इनकॉन्टिनेंस हो रखा है। विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर दिस क्लाइंट। इस पेशेंट के लिए क्या हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगी। भाई पेशेंट जो है उसकी एज क्या है,
83 ईयर, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा एल्डरली है, बहुत ही ज़्यादा एल्डरली है और इसको फिकल इनकॉन्टिनेंस हो रखा है। हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी? तो पहला देखिए इंटरवेंशन, कंसल्ट विद द वुंड केयर नर्स स्पेशलिस्ट। नेक्स्ट, इंसर्ट ए रेक्टल ट्यूब to contain the feces. Next, provide perineal skin care with barrier cream. Next, use incontinence brief to protect the skin. तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन थर्ड। जो पेरिनियल स्किन केयर है वो बहुत ही अच्छे तरीके से देनी है इस पेशेंट को, अदरवाइज इसको इन्फेक्शन वगैरह या फिर और कुछ जो है अल्सर वगैरह वो भी हो सकते हैं और इन्फेक्शन वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो प्रोवाइड पेरिनियल स्किन केयर है विथ बैरियर क्रीम, ये आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द नर्स इज इवेल्युएटिंग ए न्यूरोलॉजिकल साइन ऑफ ए क्लाइंट इन स्पाइन शॉक फॉलोइंग स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, विच ऑब्जर्वेशन इंडिकेट दैट स्पाइनल शॉक परसिस्ट। देखिए आप क्या कर रहे हैं, एक पेशेंट है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का और उस पेशेंट में आप स्पाइनल शॉक के साइन को आप इवेल्युएट कर रहे हैं। तो बताइए ऐसा कौन सा वो साइन है जो आपको ऑब्जर्वेशन में देखने को मिले जिससे आपको ये पता चल सके कि स्पाइनल शॉक में पेशेंट जा रहा है। तो देखिए पहला ऑप्शन है हाइपर रिफ्लेक्सिया, नेक्स्ट पॉजिटिव रिफ्लेक्सेस, नेक्स्ट फ्लैसिड पैरालिसिस, नेक्स्ट रिफ्लक्स एम्पटिंग ऑफ द ब्लेडर। यहाँ पे जो आपका सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन थर्ड, फ्लैसिड पैरालिसिस। फ्लैसिड पैरालिसिस अगर ऑब्जर्व होता है यानी कि पेशेंट जो है वो स्पाइनल शॉक के कंडीशन में जा रहा है। चलिए यहाँ पे रेशनल में और देख लीजिए। रिजोल्यूशन ऑफ स्पाइनल शॉक इज अकरिंग व्हेन देयर इज रिटर्न टू रिफ्लेक्सेस स्पेशली फ्लेक्सर टू नॉक्सियस cutaneous stimuli, a state of hyperreflexia rather than flaccidity and reflex emptying of the bladder। बाकी जो रिफ्लेक्स है उनसे बेटर है कि जो स्पाइनल शॉक है उसका रिजोल्यूशन के लिए क्या रहेगा, रिटर्निंग टू रिफ्लेक्स, जो रिफ्लेक्स है उनका वापस से रिटर्न होना। तो यहाँ पे जो परसिस्ट आप करेंगे स्पाइनल शॉक के लिए तो वो कौन सा इंडिकेट करेगा, तो यहाँ पे फ्लैसिड पैरालिसिस जो है वो यहाँ पे आपका इंडिकेट करेगा स्पाइनल शॉक को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A client with myasthenia gravis has become increasingly weaker. The primary health care provider prepare to identify whether the client is reacting to an overdose of the medication, cholinergic crisis, or an increasing severity of the disease, myasthenic crisis, and injection of endorphinium is administered. Which finding would indicate that the client is cholinergic क्राइसिस। देखिए यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि एक पेशेंट है और पेशेंट कौन सा है, माइस्थेनिया ग्रेविस का। माइस्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट है यानी कि वीकनेस बहुत ज़्यादा हो रखी है। पेशेंट जो है उसको डॉक्टर साहब के द्वारा यानी प्राइमरी हेल्थ केयर जो प्रोवाइडर है उनके द्वारा ड्रग दी गई है एंड्रोफोनियम और ये इंजेक्शन एडमिनिस्टर किया हुआ है। एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपको क्या करना है, डिजीज़ की सीवियरिटी को चेक करना है कि कहीं जो मेडिकेशन है उसकी ओवरडोज यानी कोलिनर्जिक क्राइसिस तो नहीं है एंड जो डिजीज़ की सीवियरिटी है वो इंक्रीज तो नहीं हो रही है यानी कि माइस्थेनिक क्राइसिस तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे दो चीज़ तो आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी कि एंड्रोफोनियम टेस्ट जो है वो किया जा रहा है इस पेशेंट में, माइस्थेनिया ग्रेविस का है। इसमें मेडिकेशन की ओवरडोज अगर होती है तो कोलिनर्जिक क्राइसिस होगा और अगर डिजीज़ की सीवियरिटी बढ़ती है तो माइस्थेनिक क्राइसिस होगा। तो ये दोनों जो क्राइसिस है वो आपके सामने है और आपको जो फाइंडिंग पूछी गई है वो पूछी गई है कोलिनर्जिक क्राइसिस की यानी कि मेडिकेशंस की ओवरडोज की। तो यहाँ पे क्या फाइंडिंग देखने को मिले जो इंडिकेट करे किसको, कोलिनर्जिक क्राइसिस को। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है नो चेंज इन द कंडीशन, नेक्स्ट है कंप्लेंट्स ऑफ मसल स्पाज्म, नेक्स्ट है एन इम्प्रूवमेंट ऑफ द वीकनेस, नेक्स्ट है टेम्पररी वर्जनिंग ऑफ द कंडीशन। तो यहाँ पे आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ, टेम्पररी वर्जनिंग ऑफ द कंडीशन। तो ये कोलिनर्जिक क्राइसिस को क्या करेगी, इंडिकेट करेगी। चलिए यहाँ पे इसका रेशनल भी देख लेते हैं। एन एंड्रोफोनियम इंजेक्शन मैक्स ए क्लाइंट कोलिनर्जिक क्राइसिस टेम्परली वर्ज, यानी जो एंड्रोफोनियम इंजेक्शन है उसकी ये जो कोलिनर्जिक क्राइसिस होगा वो किसकी वजह से हो रहा है, डोज की जो ड्रग है उसकी ओवरडोज की वजह से। तो जो एंड्रोफोनियम इंजेक्शन है वो क्लाइंट को कुछ समय के लिए मतलब टेम्पररीली कोलिनर्जिक क्राइसिस जो है उसके अंदर देखने को मिल सकता है। एन इम्प्रूवमेंट इन द वीकनेस इंडिकेट माइस्थेनिक क्राइसिस, और अगर इम्प्रूवमेंट हो रहा है वीकनेस में तो वो तो इंडिकेट करेगा आपका किसको, माइस्थेनिया क्राइसिस को।
मसल स्पाज्म आर नॉट एसोसिएटेड, बाकी जो ऑप्शन है दो वो इससे कोई रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विथ ए इलियल कंडिट while assisting the client in removing the external pouch, the nurse observed that the stoma appears bluish gray. What is the best action, यानी what is the nurse best action? तो देखिए एक पेशेंट है जिसको इलियल कंडिट लगा हुआ है, और जो इलियल कंडिट लगा हुआ है पेशेंट को, उसमें पेशेंट को आपने क्या किया है, एक्सटर्नल जो पाउच लगा हुआ था उसको आपने रिमूव किया है। जैसे ही आप एक्सटर्नल पाउच को रिमूव करते हैं तो आप स्टोमा की कंडीशन को क्या करते हैं, एज ए नर्सिंग ऑफिसर ऑब्जर्व करते हैं। तो वो आपको कैसी देखने को मिलती है, ब्लूइश ग्रे। स्टोमा का जो कलर है वो कैसा हो रखा है, ब्लूइश ग्रे हो रखा है। तो बताइए यहाँ पे एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपका बेस्ट एक्शन क्या रहेगा। पहला ऑप्शन, एडमिनिस्टर एन एंटीबैक्टीरियल एजेंट एंड असेस फॉर फर्दर साइन ऑफ इन्फेक्शन। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग एंड continue to monitor for changes. Next, measure the stoma and apply for larger pouch device. Next, report the finding to the healthcare provider immediately. देखिए यहाँ पे आपका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन फोर्थ। अगर इलियल कंडिट का पेशेंट है यानी लगा हुआ पेशेंट है और आपने एक्सटर्नल पाउच को रिमूव किया है और ब्लूइश ग्रे अगर अपीयरेंस देखने को मिल रही है स्टोमा की, तो तुरंत आपको क्या करना है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर यानी कि आपने डॉक्टर साहब को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ये आपका यहाँ पे बेस्ट एक्शन रहेगा। इलियल कंडिट जो है वो एक सर्जिकल टेक्निक है जिससे कि जो इलियम है उसके अंदर क्रिएट किया जाता है, मतलब इलियल कंडिट जो है वो इलियम में क्रिएट करके और वहाँ पे एक्सटर्नल पाउच जो है वो लगाया जाता है। ये इनकॉन्टिनेंस यूरिनरी डाइवर्जन क्रिएट एन इनकॉन्टिनेंट यूरिनरी डाइवर्जन। इनकॉन्टिनेंट जो यूरिनरी डाइवर्जन है उसमें क्रिएट किया जाता है इलियल कंडिट। तो ये इलियल कंडिट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। एक पेशेंट इज रिसीविंग ए प्रोपोफॉल इन्फ्यूजन फॉर ए सेडेशन, हाउ ऑफन शुड द नर्स चेंज द आईवी ट्यूबिंग। देखिए यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा गया कि एक पेशेंट है जिसको प्रोपोफॉल इन्फ्यूज किया जा रहा है सेडेशन के लिए, और यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो आईवी ट्यूबिंग है उसको नर्स कितने समय बाद चेंज करेगी। देखिए आईवी जो ट्यूब है, जो आईवी ट्यूबिंग है उससे आप क्या कर रहे हैं, प्रोपोफॉल इन्फ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस आईवी ट्यूब को कब चेंज करेंगे। पहला ऑप्शन है एवरी 6 to 12 आवर, नेक्स्ट एवरी 4 to 6 आवर, नेक्स्ट एवरी 12 to 24 आवर, नेक्स्ट है एवरी 48 to 96 आवर्स। तो देखिए यहाँ पे जो आपका सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, एवरी 6 to 12 आवर्स, यानी प्रत्येक 6 से 12 घंटे से आपको क्या कर देना है, आईवी ट्यूबिंग को चेंज कर देना है। Propofol infusion should be changed every 6 to 12 hours because it is a lipid infusion that can promote bacterial growth. जो प्रोपोफॉल इन्फ्यूजन है उस कंडीशन में आईवी जो ट्यूबिंग है उसको 6 से 12 घंटे के बाद में चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि ये लिपिड इन्फ्यूजन होता है और इससे क्या हो सकता है, बैक्टीरियल ग्रोथ को जो है वो हेल्प मिल जाती है, वो प्रमोट होते रहते हैं, इसलिए इसको प्रत्येक 6 से 12 घंटे में चेंज कर देना चाहिए। ब्लड ट्यूबिंग शुड बी चेंज्ड, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आगे भी, ब्लड ट्यूबिंग शुड बी चेंज्ड एवरी 4 आवर। अगर ब्लड ट्यूब लगी हुई है तो उसको प्रत्येक 4 घंटे से, यानी कि ब्लड आप अगर चढ़ा रहे हैं, आप सभी को पता ही है कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो विद इन 4 आवर कंप्लीट करना होता है, और जैसे कंप्लीट होता है आईवी ट्यूब को जो है आपको हटाना होता है। तो जो चेंज करेंगे ब्लड ट्यूबिंग को वो एवरी 4 आवर से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरमिटेंट इन्फ्यूजन ट्यूबिंग शुड बी चेंज्ड एवरी 24 आवर। बाकी जो इंटरमिटेंट ट्यूबिंग होती है जो जनरली काम में ली जाती है वार्ड के अंदर, उनको प्रत्येक 24 घंटे से चेंज करना होता है। कंटिन्यूस इन्फ्यूजन ट्यूबिंग शुड बी चेंज्ड नो मोर फ्रिक्वेंटली देन 96 आवर्स, यानी कि इंटरमिटेंट इन्फ्यूजन वाली को तो आपको 24 घंटे में चेंज करना ही है। बाकी जो कंटिन्यूस इन्फ्यूजन वाली ट्यूबिंग होती है उनको 96 घंटे तक आप यूज़ ले सकते हैं। तो इस 96 घंटे के अंदर अंदर ही इनको चेंज करनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नर्स इज प्लानिंग केयर फॉर ए प्री स्कूल एज child diagnosed with meningitis, what should the nurse identify as a priority goal for this patient care। देखिए एक प्री स्कूल चाइल्ड है
और इसको मेनिंजाइटिस हो रखा है। आप क्या कर रहे हैं, नर्सिंग ऑफिसर हैं और वहाँ पे आप केयर दे रहे हैं, तो आप प्लानिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो आपने प्लानिंग की है तो वो आपको यही पूछी गई है कि क्या प्रायोरिटी गोल रहेगा इस पेशेंट की केयर के लिए। बच्चा है, प्री स्कूल चाइल्ड है, यानी कि ये बच्चा है और इसको मेनिंजाइटिस हो रखा है। पहला ऑप्शन है इंस्पेक्ट द टीथ ऑफ ऑब्वियस कैरीज। नेक्स्ट, रिड्यूस द पेन रिलेटेड टू नकल रेजिडिटी। नेक्स्ट, प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू थेराप्यूटिक प्ले। नेक्स्ट, इंक्रीज द स्टिमुलेशन अपॉर्चुनिटीज टू प्रिवेंट कोमा। यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। मेनिंजाइटिस में क्या देखने को मिलती है, नकल रेजिडिटी। और अगर नकल रेजिडिटी हो रखी है तो अपने को क्या करना है, जो नकल रेजिडिटी की वजह से पेन हो रहा है उसको रिड्यूस करने का आपको प्लान तैयार करना है। मतलब जो आप केयर देंगे उसमें जो प्लान में आप तैयार करेंगे वो क्या करेंगे कि जो पेशेंट को पेन है वो कम से कम हो। तो ये आपका प्रायोरिटी गोल रहेगा एज ए नर्सिंग ऑफिसर। चलिए यहाँ पे इसके बारे में देखते हैं। रेशनल में द नर्स इज कैरिंग फॉर ए क्लाइंट विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हु इज पार्टिसिपेटिंग इन ए बॉवल। सॉरी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नर्स जो है एक पेशेंट को कैरी कर रही है जिसको क्या हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो रखी है। पार्टिसिपेटिंग इन ए बॉवल ट्रेनिंग प्रोग्राम, और उस पेशेंट को आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसमें, बॉवल ट्रेनिंग प्रोग्राम, बोवेल रीट्रेनिंग प्रोग्राम है। देखो ट्रेनिंग नहीं है यहाँ पे, रीट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो मतलब रीट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आप उसको क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। व्हाट शुड द नर्स एंटिसिपेट टू प्रमोट ड्यूरिंग बोवेल रीट्रेनिंग प्रोग्राम। तो यानी यहाँ पे आप इस पेशेंट को जो अब बोवेल रीट्रेनिंग आप प्रोग्राम में ट्रेनिंग दे रहे हैं वो किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए आप दे रहे हैं, ये आपको सिंपल सा पूछा गया। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, sufficiently low water content in the stool, next low intestinal roughage that promote easier digestion, next constriction of the anal sphincter based on voluntary control, next stimulation of the parasympathetic reflex center at the S1 S4 level in the spinal cord। तो यहाँ पे देखिए जो आपका सही जवाब रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन फोर्थ, स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक रिफ्लेक्स सेंटर एट द S1 टू S4 लेवल इन द स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे ऑप्शन फोर्थ जो है वो आपका सही जवाब है। देखिए क्या होगा इसमें, जो वल्सुला मैन्यूवर लगता है वो कहाँ से लगता है, S1 टू S4, यहाँ से वो रिफ्लेक्स जनरेट होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक रिफ्लेक्स, जिससे बॉवल स्टिमुलेट होता है। अब देखिए यहाँ पे द प्रिंसिपल रिफ्लेक्स सेंटर ऑफ डेफिकेशन इज लोकेटेड टू पैरासिम्पैथेटिक सेंटर एट द S1 S4 लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो देखिए जो डेफिकेशंस के जो रिफ्लेक्सेज होते हैं उनका जो सेंटर होता है वो कौन होता है, स्पाइनल कॉर्ड में S1 टू S4, यानी S1 से लेकर S4 तक जो भी स्पाइनल कॉर्ड है वो सेंटर होती है बॉवेल या फिर डेफिकेशन, बॉवेल स्टिमुलेशन या फिर डेफिकेशन के लिए। तो दिस, आगे देखिए, दिस सेंटर इज मोस्ट एक्टिव आफ्टर द फर्स्ट मील ऑफ ए डे। जैसे ही फर्स्ट मील आप डे मतलब शुरुआती दिन में फर्स्ट मील जब आप करते हैं तो ये एक्टिव हो जाता है सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट, अदर फैक्टर्स, जो अदर फैक्टर्स है दैट कंट्रीब्यूट टू सेटिस्फैक्टरी स्टूल पासेज एंड सफिशिएंट फ्लूइड एंड रफेज डाइट द एंड द वॉल्सल्वा मैन्यूवर विथ लॉस्ट विथ SCI ड्यूरिंग डेफिकेशन एनाल स्फिंक्टर रिफ्लेक्सेस। यानी बाकी जो तीन ऑप्शन है वो तो ठीक है, लेकिन जो बॉवेल रीट्रेनिंग प्रोग्राम में आप दे रहे हैं, जो ट्रेनिंग आप दे रहे हैं बॉवेल स्टिमुलेशन एंड डेफिकेशन के रिगार्डिंग, तो आप क्या देंगे कि जो पैरासिम्पैथेटिक रिफ्लेक्सेस हैं वो उनका सेंटर जो होता है स्टिमुलेट होने का वो कहाँ से होता है, S1 टू S4 लेवल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एंड लास्ट क्वेश्चन आज के हमारे इस सेशन का। थोड़ी सी तबीयत भी खराब है तो अपन रिमेनिंग जो क्वेश्चन है, वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन है हमारी इस पूरे इस क्वेश्चन बैंक के अंदर। ये क्वेश्चंस बैंक एक बार कंप्लीट तैयार हो जाए इसके बाद आपको प्रोवाइड करेंगे। कि हमने प्राइम चैनल बना रखा है, तो आपको भी अगर प्राइम चाहिए तो वो आप प्राइम ले सकते हैं टेलीग्राम पे, और वो मात्र मिलेगा आपको 29 रुपीज़ में। 1 साल की वैलिडिटी रहेगी जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, यानी कि जो PDF है वो तो सारी फ्री है, जितनी भी PDF करीबन 300 के समथिंग है वो PDFs तो सारी फ्री है। वैसे हमारा कंटेंट नहीं है, यानी कि मैंने जो भी अपना खुद का कंटेंट है वो नहीं है, उसके अलावा बहुत ही अच्छा कंटेंट है जो आपको मिलेगा फ्री में। जो 29 का जो प्राइम लेगा उसको ये PDF यानी कि जो हम तैयार कर रहे हैं ये भी आपको दी जाएगी, और हर दिन आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो चलिए अभी इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कंप्लीट होगी तो आपको फिर से इन्फॉर्मेशन दे देंगे। द नर्स इज न्यूरोलॉजिकल यूनिट इज कैरिंग फॉर ए क्लाइंट हु वाज इन ए मोटर व्हीकल क्रैश
and sustained a blunt head injury. On assessment of the client, the nurse notes the presence of bloody drainage from the nose, of which nursing action is most appropriate. देखिए एक पेशेंट है जो कि न्यूरोलॉजिकल यूनिट के अंदर आया है और पेशेंट का क्या हुआ है, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट। मोटर व्हीकल एक्सीडेंट की वजह से क्या हुआ है, पेशेंट को ब्लंट हेड इंजरी हुई है। तो ये जो हेड इंजरी हुई है, इसके बाद में आपने क्या किया है, ये पेशेंट आपके पास में आए और पेशेंट आपके पास में आया तो आपने असेसमेंट किया है। असेसमेंट करने पर आपको क्या देखने को मिला है कि जो पेशेंट का नोज है उस तरफ से ब्लडी ड्रेनेज जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो बताइए आप यहाँ पे एज ए नर्सिंग ऑफिसर क्या एक्शन लेंगे। पहला ऑप्शन है इंसर्ट नेजल पैकिंग, क्या नेजल पैकिंग करेंगे। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग, या फिर आप फाइंडिंग को डॉक्यूमेंट करेंगे। या फिर नेक्स्ट है कॉन्टेक्ट द PHCP यानी प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर को आप इन्फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट मॉनिटर द क्लाइंट ब्लड प्रेशर एंड चेक फॉर साइन टू इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर। देखिए भाई ऐसी कंडीशन के अंदर अगर कोई आए कि जिसकी एक्सीडेंट हुआ है और उसके नोज एंड ईयर से किसी प्रकार का अगर ड्रेनेज हो रहा है तो भाई तुरंत आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर क्या कर दीजिएगा, अपने डॉक्टर साहब को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। यानी यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा वो थर्ड आपका सही रहेगा, जो प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर उनसे आपको कॉन्टेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका रेशनल और देख लेते हैं। इसके बाद में जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस है, मेरे को नहीं पता कितने क्वेश्चंस आज के सेशन में हुए हैं, लेकिन जितने भी हुए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। देखिए इसका रेशनल देखते हैं। ब्लडी एंड क्लियर ड्रेनेज फ्रॉम आइदर ऑफ नेजल और ऑडिटरी कैनाल आफ्टर हेड ट्रॉमा कुड इंडिकेट ए सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड लीक। यानी जो हेड ट्रॉमा के बाद ईयर एंड नोज से जिस प्रकार से जो भी ब्लडी क्लियर ड्रेनेज जो है वो हो रहा है, तो वो किसको इंडिकेट करता है कि जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है वो क्या हो चुका है, लीक हो चुका है। तो यहाँ पे आपको एज ए नर्सिंग ऑफिसर क्या एक्शन लेना है, जो PHCP है उनको आपको क्या करना है, नोटिफाई करना है। वो आगे का इंटरवेंशन जो भी मैनेजमेंट वो आपको कहते हैं वो काम आपको आगे करना है। लेकिन आपका जो एक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करना। द रिमेनिंग ऑप्शंस आर इन अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शंस इन दिस सिचुएशन। बाकी जो ऑप्शंस है, ये बाकी ऑप्शंस जो है वो इन अप्रोप्रिएट है यहाँ पे इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब रहेगा वो रहेगा ऑप्शन थर्ड। तो आज के ये धमाकेदार जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने आज के इस सेशन में जो है सॉल्व किए हैं। बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को डेली मिलते रहेंगे और ये PDF जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी वैसे हम आप लोगों को टेलीग्राम पे इन्फॉर्म और कर देंगे। और 29 का प्राइम आप लेके और 1 साल तक आप जो है आपको हर दिन क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। और बाकी ये जो PDF है वो भी आपको मिल जाएगी। बाकी जो कंटेंट है वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि जो भी 300 के समथिंग वो PDF है वो किसी प्रकार से बेचने के लिए नहीं है, वो डायरेक्टली आपको फ्री में उसी चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा और अपनी तैयारी बेस्ट से बेस्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।